मोरी कहाँ है। निको बताती है कि आज मोरी की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, वो ग्रेव पर गया है। सब हैरान हैं। निको बताती है कि मोरी का बचपन टफ था, दोस्त नहीं थे, वो स्लोली खुल रहा है। दूसरी तरफ मोरी ग्रेव पर मॉम से बात कर रहा है। वो कहता है कि मॉम को चिंता थी कि मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं झूठ बोलता था कि ढेर सारे दोस्त हैं। निको ही एकमात्र फ्रेंड थी। वो क्लमसी थी, ट्रबल करती थी, लेकिन मेरे लिए लड़ती भी थी। मुझे बुरा लगता था कि मेरे कारण वो आइसोलेटेड हो रही है। मैंने कहा, लेकिन निको ने कहा, वर्ड्स हैव पावर, विचेस के वर्ड्स रियलिटी बन सकते हैं। उसने मुझे घर भेजा और अकेले लेटर लिखा मैजिक से। बुलीज आए, लेटर फाड़ दिया। निको गुस्से में लाइटनिंग अटैक करने लगी। मोरी ने रोका। निको रोने लगी। मोरी ने पीसेस जोड़कर लेटर ठीक किया। निको भी वही स्टोरी दोस्तों को खत्म करती है। मिहारू इमोशनल हो जाता है। निको कहती है, मोरी के बाउंड्रीज अभी भी इश्यू हैं, आइसोलेटेड पास्ट की वजह से, लेकिन वो स्पेशल लोगों की वजह से सुधर रहा है। फिर टेंट्रम में कहती है कि मोरी उसे सिर्फ फ्रेंड मानता है, रोमांटिक नहीं। कैन कहता है फ्रेंड जोन से निकलने के चांसेस कम हैं। नीमू को अचानक रियलाइजेशन होती है कि शायद लेटर ही प्रॉब्लम है। विच के फीलिंग्स वर्ड्स में डालने से टारगेट अफेक्ट होता है अगर लॉन्ग स्टेयर करे। निको की फ्रेंड डिजायर कर्स बन गई, इसलिए मोरी उसे रोमांटिक नहीं देख पाता। वो सोचती है निको को बताए तो वो डिप्रेस्ड होकर डार्क साइड पर जा सकती है। लड़के कहते हैं मोरी को बता दो, वो ओवरकम कर लेगा। नाइमू कहती है ऑपोजिट इफेक्ट हो सकता है। आखिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, सब डिप्रेस्ड हो जाते हैं। निको अपने दोस्तों की मदद करना चाहती है। वो सोचती है कि बस मोरी के दिल में लव की फीलिंग को इतना बढ़ा दो कि फ्रेंडशिप की बैरियर टूट जाए। लड़के तुरंत उसकी बात से अग्री हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्लान बना रहे होते हैं, निको घर लौट आती है और फिर से रोने लगती है कि उसके लाइफ में लव क्यों नहीं है। वो के की तरफ मुड़ती है। के कुछ घबराकर बोलता है कि काश कोई स्पेल होता जो मोरी के ट्रू फीलिंग्स पता कर दे तो प्लान बनाना आसान हो जाता। एक स्पेल तो है जो किसी के बारे में दूसरे के फीलिंग्स बता देता है, लेकिन उसे लगता है ये अच्छा आइडिया नहीं। उसके दोस्त पूरी तरह डिसएग्री करते हैं। फिर निको बताती है वो स्पेल जब कोई किसी की पिक्चर देखता है तो अगर रोमांटिक फीलिंग्स हैं तो सिर पर फ्लावर ब्लूम हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ फ्रेंडशिप है तो बग आ जाता है। निको पहले डेमो देती है। मोरी की पिक्चर देखते ही उसके सिर पर बड़ा सा पिंक रोज उगाता है। फिर वो कैन को पिक्चर दिखाती है, उसके सिर पर 2 मक्खियां उड़ने लगती हैं। वो बाकी पेयरिंग्स भी चेक करती है, लेकिन जब निमू को के बारे में फीलिंग्स चेक करने वाली होती है तो वो रोक देती है क्योंकि अनकंफर्टेबल है। तभी मोरी वापस आ जाता है। निको पैनिक हो जाती है। केन कहता है शांत हो जा, पीछे से स्पेल कास्ट कर दो ताकि पकड़ी ना जाए। सब बैकयार्ड में चले जाते हैं और मोरी के आसपास सस्पिशियस बिहेव करने लगते हैं। केन अचानक निको की पिक्चर मोरी को दिखाता है और पूछता है क्या सोचता है इसके बारे में। उसी वक्त निको स्पेल कास्ट करते हैं। निको होप करती है फ्लावर आएगा, लेकिन इसके बजाय 2 कैटरपिलर्स आ जाते हैं। एक कैटरपिलर दूसरे के चारों तरफ घूम रहा है, जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, ड्यूटी और प्रोटेक्शन दिखाता है। निको का दिल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मोरी के दिल में उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है। वो पूरी तरह सल्की हो जाती है। मोरी पूछता है ठीक है क्या। निको थैंक्स कहती है लेटर के पीसेस ढूंढकर जोड़ने के लिए। उसकी मुस्कान देखते ही मोरी के अंदर कुछ जागता है। कैटरपिलर प्यूपा बनता है और फिर ब्राइट ब्लू बटरफ्लाई में बदल जाता है। निको खुश हो जाती है कि मोरी उसके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप फीलिंग्स छुपा रहा था, लेकिन फिर बटरफ्लाई रेड हो जाता है और फ्लावर जैसा कुछ बन जाता है। दोस्तों को यकीन हो जाता है कि मोरी और निको के साथ सब ठीक हो जाएगा आखिर में। कुछ दिनों बाद एक गैंग को विच की अफवाह सुनाई देती है। वो निको को किडनैप करने आते हैं, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स तैयार होते हैं। केन और नीमू हवा में उछलते हैं और 2 गैंगस्टर्स को नीचे गिरा देते हैं। लीडर पैनिक हो जाता है क्योंकि हमला करता है सोचकर आसान टारगेट होगा, लेकिन मोरी एक पंच से उसका चेहरा ही बदल देता है। गैंगस्टर्स भाग जाते हैं। निको राहत की सांस लेती है। मोरी कहता है अब से ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वॉरलॉक्स ही एकमात्र एनिमी नहीं लगते। केन और एन्यू कहते हैं निको की हर हाल में प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन को बुरा लगता है क्योंकि इस बार वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। वो कहता है उसका पुराना क्रेसेंट रिस्ट बैंड फट गया था, नया ऑन ऑर्डर किया है। मोरी कहता है आराम से ले, हम सब मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इससे को और बुरा लगता है और वो चुपचाप चला जाता है। कुछ दिन बाद निमू फिर उनके घर आती है। वो ह्यूमन फॉर्म में आना चाहती थी, लेकिन करेज नहीं जुटा पाती और कैट बन जाती है। वो खुद को कोसती है कि इतनी टिमिड क्यों है, बस को वुल्फ में बदलकर घर लौटना था। मोरी उसे ब्रश करने आता है जैसे यूजुअल, लेकिन अब निमू को पता है कि मिको का मोरी पर क्रश है, तो वो मोरी को टच नहीं करने देती। वो हॉस्टाइल हो जाती है। मोरी हैरान होता है क्योंकि निमू उसके साथ सबसे अच्छी थी। तभी को आता है और उसे उठा लेता है। निमू थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन कोको कैट पेट करना अच्छे से नहीं आता। निमू अनकंफर्टेबल होकर निको की गोद में कूद जाती है। वो सोचती है मोरी का टच अच्छा लगता है,
क्योंकि टाइगर का ब्लड है जो ओगर बना। वुल्फ ऑसम है, लेकिन को से सिर्फ नर्वसनेस फील होती है क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन है। तभी मिको कहती है कि उसने निमू से बात की थी। निमू नाम सुनकर फ्रीक आउट हो जाती है। मिको बस कहती है कि निमू मैजिक ट्रेनिंग में मेहनत कर रही है क्योंकि खुद को अच्छी नहीं मानती। केन कहता है, सुना है निमू एलीट विच फैमिली से है, लेकिन को जो उसका बैक स्टोरी जानता है कहता है इंडिविजुअल टैलेंट और फैमिली नेम अलग अलग चीजें हैं। उसे निमू पर सिंपैथी आता है क्योंकि ऐसी फैमिली में जन्मी जहां बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। केन और एन्यू उसे टैकल करते हैं कि अपनी इनसिक्योरिटीज को निमू के नाम पर मत प्रोजेक्ट कर, लेकिन को सोचता है वो लूजर है जो वुल्फ के बिना कुछ नहीं कर सकता। बाद में निको को बताती है कि वो आइटम्स पर मैजिक एन्चांट कर रही थी और एक रिंग में फ्लाइट मैजिक डाल दिया। वो चाहती है कि उसे यूज करे। को पूछता है क्या, इसीलिए क्योंकि वो यूजलेस है। निको कहती है वो इतनी नैरो माइंडेड नहीं। वो सोचती है को बेस्ट कैंडिडेट है क्योंकि पहले एथलीट था। को रिंग लेता है और स्पेल एक्टिवेट करता है। अचानक वो हवा में फ्लोट करने लगता है। निको कहती है कॉन्सेंट्रेट कर क्योंकि स्पेल कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन आसान नहीं होता। को दीवार से टकराता है कई बार और बुशेस में गिर जाता है। निको बताती है जितना ऊपर जाएगा उतना कंट्रोल मुश्किल और मैजिक ज्यादा कंज्यूम होगा। ये बेसिकली ग्राउंड के पास फ्लोट करने का मैजिक है। को लगता है ये खराब है, लेकिन वो इसे अपना वेपन बनाने का डिसाइड करता है। अगले दिन वो पार्क में प्रैक्टिस करता है। उसे याद आता है निको ने कहा था कॉन्फिडेंस चाहिए स्पेल कंट्रोल के लिए, ये उसके लिए बहुत हार्ड है। तभी नीमू पूछती है क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाने प्राइवेट प्रैक्टिस करने आया है। को पैनिक हो जाता है। नीमू कहती है उनके घर गई थी और पता चला प्रैक्टिस कर रहा है तो क्यूरियस हुई, लेकिन असल मिशन को वुल्फ बनाना है। वो फ्लोटिंग स्पेल के बारे में बात करती है कि बिगिनर लेवल स्पेल है, सभी विचेस सीखते हैं, लेकिन ब्रूम पर फ्लाई करना आसान होने से कोई यूज नहीं करता। को क्यूरियस होता है देखने को। निमू परफेक्टली स्टेबल फ्लोट करती है। को अमेज्ड होकर कहता है तू तो बिल्कुल बैड नहीं है मैजिक में। निमू नर्वस हो जाती है, कहती है बेसिक स्टफ में अच्छी हूं, लेकिन मॉम या निको हम दोनों काफी सिमिलर हैं। लेकिन निमू नहीं मानती क्योंकि को एफर्ट कर रहा है बेटर होने का। अचानक को पूछता है क्या कोई स्पेशल मैजिक सीक्रेट में रखी है। निमू सोचने लगती है बताए या नहीं। वो रियलाइज करती है ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल इसीलिए छुपाई क्योंकि एम्बेरेस्ड थी मोरी को पता चलेगा पेट करने के बाद। अब मोरी को टच नहीं करने देगी तो रिवील करना चाहती है। कोको बताना चाहती है ताकि वो समझे, लेकिन जैसे ही बोलने लगती है मॉम की बातें एको होती हैं। मॉम ने कहा था दूसरों से समझे जाने की जरूरत नहीं, सिंपैथी लाएगा। एलीट विचेस सीक्रेट्स रखती हैं, लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, रिस्क होता है। मॉम ने कहा था निमू बहुत इमोशनल है, इमोशन स्किल कर और मैजिक हाइड कर। छोटी निमू रोई, लेकिन ओबे किया उस साइकोपैथिक मॉम को। यादें डिस्टर्ब करती हैं और फ्लाइट स्पेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। निमू सडनली बहुत ऊपर चली जाती है। वो अनकॉन्शियस होकर रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाती है। को समझता है ट्रबल है। उसे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन फायदा नहीं। को के पास कोई चॉइस नहीं। वो अपना फ्लाइट मैजिक एक्टिवेट करता है। कंट्रोल मुश्किल है, लेकिन निको की बात याद आती है। फॉर्मर एथलीट है, कंट्रोल कर सकता है। वो ग्राउंड के कुछ मिलीमीटर्स ऊपर लाता है खुद को ताकि एनर्जी कम कंज्यूम हो। आइस स्केटर जैसा फील होने लगता है। को फाइनली स्पेल का फुल पोटेंशियल समझता है। वो ग्राउंड पर स्केट करने लगता है और निमू का पीछा करता है। रास्ते में ट्रक आता है, वो ग्रेसफुली जंप करता है। बैलेंस डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर क्लोज टू ग्राउंड आकर चेस जारी रखता है। जल्दी कैचअप करता है। निमू से कहता है एल्टीट्यूड कम कर, लेकिन निमू डरती है क्रैश होने से। को समझता है बातों से नहीं मानेगी। वो नया आइडिया देता है, जितना ऊपर जा सकती है जा। निमू कंफ्यूज होती है, लेकिन ट्रस्ट करती है। वो बहुत ऊपर जाती है, मैजिक जल्दी कंज्यूम होती है और गिरने लगती है। को नीचे से कैच करता है। निमू के गिरते ही वो फ्लावर फील्ड में फ्लोटिंग होने का सपना देखती है, जायंट डंडीलायन पकड़े। सपना खत्म होता है तो सामने वुल्फ है, क्योंकि क्रेसेंट पेंडेंट गिर गया था और ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन वुल्फ को केयर नहीं, वो इंटरेस्टेड है कि निमू अपना सीक्रेट को बताने वाली थी। नीमू नर्वस होकर कहती है जो चाहे कर सकती है, डील खत्म। वुल्फ कहता है फाइन है, एवरीवन्स फ्रीडम रिस्पेक्ट करता हूं, जो सही लगे कर। नीमू कंफ्यूज हो जाती है और डिसाइड करती है ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल रिवील पोस्टपोन कर देती है। अगली बार कैट बनकर मोरी के घर आती है और सीधे को की गोद में बैठ जाती है। जेंटल टच एंजॉय करती है। कुछ दिन बाद मिहारू स्कूल जाने को तैयार होता है, लेकिन डिसअपॉइंट होता है क्योंकि मोरी पहले ही घर से निकल चुका है। उसे मॉर्निंग में एनर्जी चाहिए थी। मोरी नहीं, को और निको हेल्प नहीं कर सकते तो के पर रिलाई करता है। केन उसे भगा देता है, कहकर पैसे दे तब एनर्जी सक कर सकता है। मिहारू यकीन नहीं करता कि फ्रेंड होने के बावजूद चार्ज करेगा। वो बिना एनर्जी अब्सॉर्ब किए निकल मोरी से मिलकर के की ग्रेड की शिकायत करेगा। केन पैनिक हो जाता है लेक्चर से डरकर। स्कूल पहुंचकर मिहारू को सन बहुत ब्राइट लगता है।
वो बाहर जाने से अवॉइड करना चाहता है, लेकिन बुलीज को एक लड़के से पैसे छीनते देखता है। वो कैजुअली स्टेप इन करता है। बुलीज भाग जाते हैं। लड़का थैंक्स करता है। मिहारू कहता है टीचर से बात कर अगर कोई परेशान करे। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसका हाथ पकड़ता है। कहता है तेरे कारण बुलीज का एविडेंस नहीं मिला। मिहारू पूछता है कैसे पता मैं स्टिंग ऑपरेशन का। प्रेसिडेंट मानता है और कहता है न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, अटेंशन मत अट्रैक्ट कर, बुलीज टारगेट कर सकते हैं। मिहारू कहता है अटेंशन हंग्री नहीं हूं। लेकिन क्लासरूम जाते ही सारी गर्ल्स उसे घेर लेती हैं। वो कूल और नॉनशलेंट एक्ट करता है, क्योंकि पहले दिन ऐसा एक्ट किया था क्लोज ना आने दें। अब एक्ट जारी रखना पड़ता है। वो विश करता है एक्ट छोड़ सके। क्लास वापस आता है तो ब्रोकन विंडो के पास क्राउड है। सब कंप्लेन करते हैं कोई मास स्टूडेंट विंडोज तोड़ रहा है बिना रीजन। फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करना आसान नहीं। वो खुद भी ट्रू पावर्स रिवील नहीं कर सकता। सोचता है स्कूल में फ्रेंड्स की जरूरत नहीं, घर पर काफी हैं। लेकिन घर जाते वक्त पहले वाले बुलीज रिवेंज के लिए एम्बुश करते हैं। मिहारू सोचता है एनर्जी ड्रेन कर ले क्योंकि हंग्री है, लेकिन डरता है कंट्रोल नहीं होगा। जैसे ही बुलीज मारने वाले होते हैं, मास्केड स्टूडेंट आता है और उनकी एस वूप देता है। वे भाग जाते हैं। मास्केड वाला मिहारू को कहता है भाग जा वरना तुझे भी पीट दूंगा। लेकिन मिहारू हंग्री है तो मास्केड के हाथ पकड़ एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। अचानक रियलाइज करता है ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रूई है, क्योंकि पहले टच किया था। वो पूछता है यहाँ क्या कर रहा है। रूई मास्क उतारता है और मिहारू से पूछता है। दोनों बैठकर बात करने लगे। रूई ने कबूल किया कि वो मास्क्ड स्टूडेंट है जो स्कूल की खिड़कियां तोड़ता था। उसने बताया कि उसे एक कंडीशन है, जब उसके अंदर स्ट्रेस है और कुछ तोड़ फोड़ करके ही शांत होता है। वो मानता है कि वो डॉक्टर जेल का डिसेंडेंट है जो स्ट्रेस होने पर हाइड नाम के मॉन्स्टर में बदल जाता था। मिहारू पूरी तरह विश्वास नहीं करता, लेकिन रूई कहता है कि वो टीचर्स को रिपोर्ट करना चाहता है क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा है। मिहारू कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, लेकिन अपनी कंडीशन के बारे में मत बताना। सबके पास कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो वो किसी को नहीं बताते। खुद मिहारू का भी एक सीक्रेट है जो रूई विश्वास नहीं करेगा। रूई कहता है कि अब वो लगभग सब कुछ बिलीव कर लेगा। वो मिहारू को बताने लगता है कि कुछ ह्यूमंस मॉन्स्टर्स जैसे ओगर्स, तांगू और वेयरवुल्व से डिसेंडेड हैं। मिहारू सोचता है कि अब वो भी बता दे कि वो वैम्पायर है, लेकिन रूई रुकता नहीं और कहता है कि उसने स्टोरी सुनी है एक ग्रुप की जहां ऐसे मॉन्स्टर्स से डिसेंडेड ह्यूमंस नॉर्मल इंसानों की तरह स्कूल जाते हैं। वो उन सबको ढूंढना चाहता है और उनसे मिलना चाहता है। आखिरकार मिहारू चिढ़कर चिल्लाता है मैं वैम्पायर हूं और उसी ग्रुप का हिस्सा हूं। इसके बाद मिहारू और रूई अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। रूई का पेंट अप एनर्जी मिहारू के लिए न्यूट्रिशन का सोर्स बन जाता है। दोनों को फायदा होने लगता है। कुछ दिनों बाद को मोरी से कहता है कि वो चाहता है निकी को उसके यूट्यूब चैनल में ज्वाइन करे क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे। मोरी उसे डांटता है कि निको को व्यूज के लिए यूज मत करो। केओ और मिहारू भी कहते हैं कि कंटेंट बेहतर करो, ऐसी चीप टैक्टिक्स मत करो। लेकिन निको को अच्छा लगता है कि वो क्यूट इनफ है व्यूज लाने के लिए। अचानक निको को आइडिया आता है। वो कहती है अगर बैडी नहीं मिल रहा तो खुद बैडी बन जाओ। वो स्पेल कास्ट करती है और केओ को गर्ल में बदल देती है। जेंडर बेंट को अपनी सिस्टर बनकर वीडियो शूट करता है। वो अभी भी वही यैपिंग करता है कि उसका टेस्ट यूनिक है, बैंग्स काटता है और बस। दोस्तों को लगता है कंटेंट बेहतर नहीं हुआ, लेकिन व्यूज और कमेंट्स सच बोलते हैं। जेंडर बेंट वीडियोस को बहुत व्यूज मिलते हैं। केओ को रियलाइज होता है कि उसका खुद के बारे में रैम्बल करना फीमेल ट्रेट जैसा है। ग्रुप में और भी लोगों में फीमेल बिहेवियर ट्रेट्स हैं। उसे नया आइडिया आता है। अगला वीडियो जेंडर बेंट को के साथ आता है। मोरी कैमरा के पीछे से देखता है गर्ली दिखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं। वीडियो बहुत पॉपुलर हो जाता है लोनली सिम्स की वजह से। मोरी अब ऑल इन जाता है और फीमेल मिहारू को क्रू में ऐड करता है। मिहारू के क्यूट लुक से और भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आते हैं। सब मोरी को विजनरी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहने लगते हैं। मोरी अभी रुकता नहीं। वो कहता है अगली बार लाइव स्ट्रीम करेंगे ताकि ऑडियंस से बेहतर इंटरेक्ट कर सकें। सब सोचते हैं वो बिना स्टेक्स के इतना फायर्ड अप क्यों है। वो पूछते हैं तू भी गर्ल क्यों नहीं बन जाता। मोरी फ्रीक आउट हो जाता है और कहता है वो खुद को गर्ल बनकर नहीं देखना चाहता। लेकिन आखिरकार वो कूल रिलायबल ग्लासेस वाली गर्ल बन जाता है और लाइव स्ट्रीम में फ्रेंड्स को डांस सिखाता है। व्यूज और आते हैं। सबके अलग फैन बेसेस बन जाते हैं। पहला डांस रूटीन खत्म होता है तो कैन कैमरा के सामने बेंड करता है। उसकी कैप क्रेसेंट जैसी दिखती है और कोको फीमेल वुल्फ में वो गर्ल क्यों बने हैं व्यूज के लिए। वो प्रॉमिस करता है सारे व्यूज दिला देगा। वो कैमरा के सामने स्ट्रिप कर देता है। व्यूज और कमेंट्स फ्लड करने लगते हैं, लेकिन तुरंत चैनल बैन हो जाता है। आखिरकार केओ और बाकी लोग ओरिजिनल चैनल पर वापस जाकर अपोलोजाइज वीडियो डालते हैं। कुछ दिनों बाद मिहारू रूई से कहता है कि वो उसके फ्रेंड्स से मिले। रूई बहुत एक्साइटेड हो जाता है मॉन्स्टर्स से डिसेंडेड लोगों से मिलने के लिए। अगले दिन वो स्टेशन पर मिहारू से मिलने जाता है। मिहारू टेक्स्ट करता है स्टेयर्स नीचे उतरने को।
रूई उतरता है और सोचता है सब कैसे दिखेंगे, लेकिन कोइंसिडेंटली वहां सर्कस जैसा स्टूडेंट काउंसिल भी मौजूद होता है। वो मिहारू के डिस्क्राइब्ड फ्रेंड्स जैसे लगते हैं। रूई सोचता है बिग बफ स्कार्ड गाय तो मोरी है, ओगर। मीन थिंग्स बोलने वाला वियर्ड एक्सेंट वाला कैन है, टैंगू। नाइफ लिकिंग वेडो को वो केगो समझ लेता है। 2 लॉलीज में से एक विच होगी। मैच्योर ब्यूटी का है जो शिकिगामी कंट्रोल करती है। स्टूडेंट काउंसिल एक इवेंट के लिए इकट्ठा है। उनका हैकर फ्रेंड बीमार है तो एक पर्सन कम है। तभी रूई उनके पास आता है। वो पूछता है क्या उसके फ्रेंड ने उसके बारे में नहीं बताया। वो हैकर समझकर उसे ग्रुप में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर रोबोट वानाबी भी आ जाता है। रूई फ्रीक आउट हो जाता है कि ये कौन सा फेमिलियर है। वो उनके साथ रेंटेड रूम में जाता है जहां कंग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट लिखा है। रूई भावुक होकर सोचता है ये उसके ज्वाइन होने की पार्टी है, लेकिन वो कहते हैं मेन गेस्ट आने से पहले सॉन्ग प्रैक्टिस कर लें। रूई कंफ्यूज है लेकिन इन्वॉल्व होना चाहता है तो रोल एक्सेप्ट कर लेता है। उधर मिहारू स्टेशन पर वेट कर रहा है। वो सोचता है रूई देर क्यों कर रहा है। तभी प्रेसिडेंट टेनरियो आता है। मिहारू पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है। टेनरियो कहता है सबॉर्डिनेट्स ने मिस्टीरियस मीटिंग के लिए बुलाया है। मिहारू ब्रूटली ऑनेस्ट होकर कहता है तेरे सबॉर्डिनेट्स फ्रीक्स जैसे लगते हैं। उसकी इंट्यूशन कहती है रूई उनके साथ चला गया होगा। रूई सॉन्ग प्रैक्टिस में मैसअप करता रहता है। सब सपोर्ट करते हैं। तभी टेनरियो आता है और सब उसे प्रेसिडेंट कहकर वेलकम करते हैं। रूई शॉक हो जाता है। मिहारू भी रूम में आता है और डिसअपॉइंटेड लेकिन नॉट सरप्राइज्ड होता है। पूरी सिचुएशन क्लियर होती है। ये टेनरियो का बर्थडे पार्टी है। टेनरियो खुश है लेकिन रूई के लिए बैड फील करता है जो बेकार मेहनत कर चुका। रूई कहता है वो फाइनल परफॉर्मेंस करेगा क्योंकि प्रैक्टिस की है और टेनरियो को रिस्पेक्ट करता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रूई और मिहारू जाने लगते हैं लेकिन टेनरियो रोकता है। वो रूई से पूछता है मिडिल स्कूल ग्रेजुएट करके कौन सा हाई स्कूल ज्वाइन करेगा। रूई कहता है उसी स्कूल का टारगेट है। टेनरियो खुश होता है और कहता है स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करना क्योंकि उसे सिंसियर बॉय जो हिडन वायलेंट साइड रखता है पसंद आया है। फिर मिहारू रूई को घर ले जाता है। रूई को सब नॉर्मल लगते हैं जितना वो इमेजिन किया था। अगले दिन कारा उनके घर आती है और डिलिशियस डोनट्स का बॉक्स लाती है। वो कहती है उसे डोनट्स बहुत पसंद हैं। निको को आइडिया आता है मैजिक से छोटे कर दें तो जितना चाहें खा सकते हैं। कारा मना कर देती है क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है, लेकिन मोरी निको के साथ जाता है क्योंकि उसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जरूरत है। निको मैजिक से दोनों को टाइनी कर देती है। कारा अमेज्ड हो जाती है। निको और मोरी कुछ कहने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आवाज टाइनी हो गई है। कारा नहीं सुन पाती। वो ऑल द बेस्ट कहती है लेकिन उसकी आवाज इतनी स्ट्रांग है कि दोनों हिल जाते हैं। वो चॉकलेट कवर्ड डोनट्स पर फोकस करते हैं और काउज की तरह खाने लगते हैं, लेकिन चॉकलेट लेयर बहुत टफ है। निको सोचती है शायद 100th साइज की वजह से। मोरी रियलाइज करता है प्रॉब्लम बड़ी है। उनकी पावर मसल साइज और हाइट पर डिपेंड करती है। अब उनके पास ओरिजिनल पावर का सिर्फ 1 मिलियंथ पावर। मोरी कहता है अगर अभी एंट अटैक कर दे तो डेथ कंफर्म है। निको मॉर्बिड रियलिटी चेक्स नहीं सुनना चाहती, लेकिन मोरी सीरियस होने को कहता है। केयरलेस स्पेल्स डेंजरस हो सकते हैं। निको डिसअपॉइंटेड है लेकिन मोरी कहता है डोनट खाए बिना नहीं जाएंगे। वो ओगर पावर से चाय चॉकलेट लेयर तोड़ता है और चंक्स एंजॉय करते हैं। निको जल्दी सेटिस्फाइड हो जाती है क्योंकि टेक्सचर डिफरेंट लगता है, लेकिन मोरी कहता है अगला डोनट लेयर है, वो और ड्राई है मेरे डीएम से भी। निको कहती है अब बस, मैसिव डोनट्स का ड्रीम खत्म। कारा अचानक स्नीज करती है। उसकी स्नीज की विंड से दोनों उड़ जाते हैं। वो पैनिक करते हैं लेकिन टेबल पर गिरने पर कुछ नहीं होता। मोरी रियलाइज करता है एंट साइज में फॉल डैमेज नहीं होता। वो पिगी बैंक पर लैंड करते हैं। मोरी कहता है अब नॉर्मल साइज हो जाना चाहिए, लेकिन क्लमजी निको पिगी बैंक में गिर जाती है। रेस्क्यू के लिए पिगी बैंक तोड़ना पड़ेगा, लेकिन मोरी क्रैक भी नहीं कर पाता। निको पूछती है अगर मैजिक डिस्पेल कर दूं तो। मोरी के दिमाग में एंट मैन थैनोस क्रैक मीम्स आ जाते हैं। वो मना करता है क्रश्ड हो सकती है। पूछता है स्पेल कितने समय में एंड होगा। निको कहती है 5 मिनट्स बाकी हैं। मोरी प्रॉमिस करता है सेव करेगा। वो कारा को येल करता है लेकिन नहीं सुनती। वो टेबल पर फुटबॉल ग्राउंड जैसा दौड़ता है, कारा के हुडी पर चढ़ता है, फैब्रिक पकड़कर शोल्डर तक पहुंचता है। वो येल करता है लेकिन नहीं सुनती। वो ईयर में घुसने की कोशिश करता है। कारा सोचती है मॉस्किटो है और स्वॉट करने वाली होती है। मोरी डेथ के क्लोजेस्ट पहुंच जाता है और पैनिक करता है। स्पेल वेयर ऑफ होने वाला होता है, लेकिन लकीली कारा का पेपर डॉल शीकी आता है। वो मोरी को बैक पर बिठाता है और पिगी बैंक में ले जाता है। सही, मोरी निको को पकड़ता है और शीकी दोनों को बाहर निकालता है। ठीक 1 सेकंड पहले नॉर्मल साइज हो जाते हैं और टेबल पर क्रैश लैंड करते हैं। कारा स्टार्टल्ड हो जाती है और कहती है कम से कम साइन तो दो। मोरी आंसुओं के साथ कहता है मैं पूरा समय येल कर रहा था। निको क्लिंग करती है और कहती है कितना स्कैर्ड थी। कारा उनकी वरीज नहीं समझती और काम डाउन के लिए एक और डोनट ऑफर करती है, लेकिन दोनों को डोनट से जी भर चुका है। अगले दिन स्कूल में शाई गर्ल की मूगी निको के पास आती है लव लाइफ में हेल्प मांगने। वो बताती है एक बॉय से बम्प हुआ था। दोनों स्टेयर करते रहे लेकिन कुछ बोला नहीं।
कुछ वहां भी कुछ नहीं बोला। पिछले महीने में बॉय बार बार बेकरी आया है। किमुगी को लगता है स्पार्क है, लेकिन बात नहीं हुई। केन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है जा उससे पूछ ले। लेकिन किमुगी शर्मा जाती है और निको से पूछती है कोई स्पेल है जो पता करे दूसरा क्या फील करता है। मोरी कहता है स्पेल है, लेकिन रेकमेंड नहीं करेगा। लेकिन निको गर्ल की साइड लेती है क्योंकि खुद भी ऐसा गुजर चुकी है। वो कहती है डायरेक्ट थॉट्स पढ़ने वाला स्पेल नहीं, लेकिन कुछ हेल्प करने वाला है। किमुगी निको के कहने पर ब्रेड मैन बनाती है और क्रश के हेड से हेयर डालती है। निको स्पेल कास्ट करती है, ब्रेड मैन को अलाइव करती है। कहती है ये बॉय की तरह सारे क्वेश्चंस का जवाब देगा ब्रेड नेम से। किमुगी पूछती है क्या वो मुझे लाइक करता है। ब्रेड मैन ब्रेड नेम से जवाब देता है। गेसिंग गेम शुरू होता है। किमुगी की ब्रेड नॉलेज से पता चलता है बॉय उसे इनोसेंट और क्यूट समझता है। लेकिन बेकरी उसके लिए नहीं आता, ब्रेड के लिए आता है क्योंकि स्टेशन के पास है। किमुगी पूछती है कभी हैंग आउट करना चाहेगा। ब्रेड मैन कहता है इग्नोर करो। किमुगी डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन निको क्वीन बनकर हाइप करती है। शायद वो भी लाइक करता है और शाय है। मोरी नहीं रहने देता। वो ब्रेड मैन से पूछता है जिस लड़की को लाइक करता है उसका नाम। ब्रेड मैन कहता है क्रोसिएंट, जो किमुगी के लास्ट नेम से राइम करता है। किमुगी खुश हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है क्रश की गर्लफ्रेंड पहले से है, क्रेसा नाम की। किमुगी करेज करके बात करती है तो सच पता चलता है। कुछ दिनों बाद मोरी का बर्थडे होता है। वो काउच पर ऑकवर्डली बैठा रहता है जबकि फ्रेंड्स हैप्पी बर्थडे गाते हैं। हीरो उठता है और स्पीच देता है। वो कहता है कि इस साल उसका मोटो है अपनी खुद की राह पर चलना और खुद फैसले लेना। उसके दोस्त ये सुनकर उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो स्नीकर्स नहीं पहनेगा जो उन्होंने गिफ्ट किए थे। लेकिन हीरो कहता है नहीं नहीं, वो स्नीकर्स वो बहुत पसंद करता है और खुशी खुशी पहनेगा। फिर वो स्नीकर्स पहनकर बाहर वॉक पर निकलता है। तभी निको कहती है कि वो उसे स्पेशल गिफ्ट के तौर पर एक स्पेल डाल देगी। हीरो को थोड़ा शक होता है, लेकिन निको उसका जवाब सुने बिना ही स्पेल डाल देती है। स्पेल ऐसा था कि बर्थडे पर छोटी छोटी लकी चीजें होती रहें। हीरो को स्पेल के बाद कोई फर्क महसूस नहीं होता। वो बेफिक्र होकर वॉक पर निकल जाता है। निको कुछ मैजिक ड्रैगन फ्लाइज भेज देती है ताकि वो लाइव फुटेज देख सकें। पहली चीज जो वो देखते हैं, हीरो के शूलेसेस टूट जाते हैं। ये बैड लक की निशानी है। फिर और साइंस दिखते हैं, चिल्लाते क्रोज का ग्रुप, ब्लैक कैट्स, टूटे हुए मिरर्स। लड़के निको से पूछते हैं ये क्या स्पेल डाला तूने। निको कहती है कि फॉर्चून लकी स्पेल डाला था। फिर उसे याद आता है कि स्पेल डालते वक्त उसने कहा था होल्ड स्टिल, और इल शब्द स्पेल का हिस्सा बन गया। अब लकी की जगह छोटी छोटी अनफॉर्चुनेट चीजें होने वाली हैं। हर ट्रैफिक सिग्नल पर रेड हो जाता है। रास्ते में अचानक ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन हीरो आसानी से उन ऑब्स्टिकल्स को जंप करके पार कर लेता है। जब बीज का स्वॉर्म आता है तो वो सिर्फ सिर हिलाकर सबको डॉज कर देता है। दोस्तों को समझ आता है कि ये इनकन्वीनियंस भी नहीं है। उसका बॉडी डेंजर को ऑटो पायलट पर डिटेक्ट करके बच जाता है, लेकिन ट्रेनिंग सब कुछ नहीं बचा सकती। जल्दी ही एक वर्कर गलती से पेंट स्प्रे कर देता है हीरो की फेवरेट विंटेज जीन्स पर। सब सोचते हैं अब वो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन हीरो खुश हो जाता है। कहता है कि विंटेज क्लोथ्स पर कूल स्टेन्स से मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। वो वर्कर को थैंक यू कहता है और खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है। फिर उसे किसी वेयरहाउस साइट पर वर्कर समझ लिया जाता है। बॉस कहता है भारी सामान उठा दो। हीरो खुशी से काम कर लेता है क्योंकि ये उसके लिए बस ट्रेनिंग है। काम पूरा होने से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। बॉस माफी मांगकर उसे एक अगली टी शर्ट दे देता है। तभी मौसम बदलता है और सिर्फ हीरो के ऊपर बारिश शुरू हो जाती है। दोस्त सोचते हैं अब तो वो समझ जाएगा कि गलत स्पेल पड़ा है, लेकिन हीरो बस बैठ जाता है मेडिटेशन करने। पूरी तरह चैट स्टाइल में यूनिवर्स को थैंक करता है। यूनिवर्स जवाब में लाइटनिंग बोल्ट भेज देता है, लेकिन हीरो उसे भी पॉजिटिव लेता है। लाइटनिंग से बस हेयर स्टाइल और कूल हो जाता है। बारिश रुकने के बाद वो अगली टी शर्ट पहन लेता है। दोस्त सोचते हैं अब तो वो नफरत करेगा इस टी शर्ट से, लेकिन हीरो के बॉडी और फेस कार्ड के आगे वो टी शर्ट भी ड्रिप मास्टर लगने लगता है। लड़कियां उसे देखकर सून करने लगती हैं। घर लौटते वक्त एक फैशन मैगजीन उसकी फोटो खींच लेता है, जो मैगजीन एक्सपीरियंस हुई। निको खुश होती है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई। जल्दी ही उसकी फोटो मैगजीन के ऑनलाइन वर्जन में पोस्ट हो जाती है। हीरो खुश तो है, लेकिन डिप्रेस्ड भी, क्योंकि उसने वो कपड़े खुद नहीं चुने। ये उसके इस साल के मोटो के खिलाफ है। कुछ दिन बाद कुकू और होम रूम टीचर यूरी मिलकर एक प्रोजेक्ट करती हैं, अपने फेवरेट एनिमे यूरन मिराज का फैन फिक्शन लिखने का। ये एनिमे जहां लड़के गोस्ट और मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। इस एनिमे का अपना इंट्रो सॉन्ग है और गर्ल्स में बहुत पॉपुलर है क्योंकि लड़के हैंडसम हैं। यूरी और कुकू अपने ओताकू नेम्स से ट्विटर पर पोस्ट करती हैं। जब उन्हें एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी पता चलती है तो कुकू यूरी से कहती है कि शॉर्ट स्टोरीज लिखो तो मैं मांगा बना दूंगी। और अब वो दोनों ग्रुप का नाम सोचने में लगी हैं। यूरी कहती है नाम बाद में देख लेंगे, पहले स्टोरी लाइन फाइनल करो। कुकू माफी मांगती है कि वो स्टोरी नहीं लिख सकती, पैनलिंग लेआउट भी नहीं कर सकती। यूरी कहती है ये तो मेरा काम है, लेकिन लेटली अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे।
कुकू हैरान होती है क्योंकि ट्विटर पर तो शॉर्ट स्टोरीज पोस्ट कर रही हो और फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। यूरी कहती है शॉर्ट वन ऑफ स्टोरी और फुल मांगा चैप्टर में बहुत फर्क है। मुझे इंस्पिरेशन की जरूरत है। लगता है इंस्पिरेशन बस आने ही वाली है लेकिन हाथ नहीं आती। कुकू कहती है टाइम ले लो, मैं भी आर्ट परफेक्ट करना चाहती हूँ इवेंट तक। फिर वो यूरी को एक फैन आर्ट दिखाती है एनिमे के लेस पॉपुलर कैरेक्टर की। यूरी हैरान हो जाती है। कुकू बताती है कि ट्विटर पर और ज्यादा शॉक हो जाती है। कुकू कहती है कि जल्दी ही वो उस ऑनलाइन फ्रेंड से रियल लाइफ में मिलने वाली है। यूरी पैनिक हो जाती है। कहती है इंटरनेट से स्ट्रेंजर्स से मिलना सेफ नहीं है। कुकू अश्योर करती है कि लाइमलाइट नाम की फ्रेंड हाई स्कूल गर्ल है। चैट्स दिखाती है। यूरी तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती है। ये मिडिल एज्ड मैन का स्पीच पैटर्न है और एसयूएस इमोजीज हैं। यूरी कहती है ये मिडिल एज्ड मैन लगता है, लेकिन कुकू कॉन्फिडेंट है कि क्यूट गर्ल है। यूरी कहती है रिस्क मत लो, ओताकुस से रियल लाइफ में मिलना डेंजरस है। कुकू कहती है हम दोनों भी तो ओताकुस हैं, ये टेक्निकली ऑफलाइन मीट ही है। यूरी को ये बात डीपली हर्ट करती है। फिर भी वो लाइमलाइट की ट्रूथ जानने का फैसला करती है। अकाउंट को स्टॉक करती है। एक गोल्फ क्लब की फोटो मिलती है और उसमें 50s के मैन का रिफ्लेक्शन। यूरी श्योर हो जाती है कि कुकू डेंजर में है। अगले दिन वो रेस्टोरेंट में कुकू का पीछा करती है। वही ओल्ड मैन आता है। यूरी तैयार हो जाती है हाथापाई करने को, सोचती है पीडीएफ फाइल है, लेकिन पता चलता है वो लाइमलाइट का डैड है। लाइमलाइट एक्चुअली क्यूट हाई स्कूल गर्ल है। यूरी गिल्टी फील करती है इतना सस्पिशियस होने पर। वो उनकी बातें सुनती है। लाइमलाइट कहती है कि वो डैड्स फ्रेंड से बहुत चैट करती है, इसलिए उनका स्टाइल पिक कर लिया। यूरी को सारे मिसअंडरस्टैंडिंग पर बहुत बैड लगता है, लेकिन सडनली यही मिसअंडरस्टैंडिंग से उसे इंस्पिरेशन मिल जाती है। फैन फिक्शन मांगा की स्टोरी समझ आ जाती है। वो चिल्लाती है। कुकू तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती है। यूरी को इंट्रोड्यूस करती है नई फ्रेंड से। लाइमलाइट कहती है कि वो यूरी के ट्विटर के थाउजेंड्स फॉलोअर्स में से एक है। कुकू बताती है कि वॉइस कॉल पर कंफर्म कर लिया था गर्ल है, बताना भूल गई। यूरी कहती है टीचर होने के नाते वरी थी, लेकिन अंदर से जेलस भी थी कि कुकू अन्य वीब फ्रेंड्स बना रही है। बातों बातों में लाइमलाइट ग्रुप नेम सजेस्ट करती है फे फैन आर्ट फाइल। दोनों को पसंद आता है। कुछ दिन बाद यूरन मिराज का न्यू चैप्टर आता है। यूरी डेवस्टेटेड हो जाती है क्योंकि उसमें लीड कैरेक्टर का एल्डर ब्रदर होने का जिक्र है। उसकी स्टोरी पूरी तरह रुइन हो जाती है क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड पर बेस्ड थी। कुकू कहती है फैन फिक्शन है, कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्ल्ड में चेंजेस नहीं करूंगी, स्क्रैच से स्क्रिप्ट और पैनलिंग करूंगी। लेटेस्ट चैप्टर की बात करते करते सडनली नई स्टोरी लाइन की इंस्पिरेशन मिल जाती है। यूरी हार्ड वर्क करके स्टोरी लिखती है और पैनलिंग करती है। एक हफ्ते बाद ड्राफ्ट कुकू को देती है। कुकू एक्साइटेड होकर कहती है ड्रॉ कर दूंगी। यूरी पूछती है डेडलाइन टाइट है, हैंडल कर पाओगी? कुकू नाइव तरीके से कहती है आसानी से, लेकिन रोज मांगा पैनल्स ड्रॉ करना एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा हार्ड होता है। वो प्रिंटिंग डेडलाइन से आधा घंटा पहले मांगा फिनिश करती है। पेजेस यूरी को फाइनल चेक के लिए भेजती है। तभी पता चलता है पेज नंबर 23 प्रॉपर्ली सेव नहीं हुई। बैकअप भी नहीं मिलती, पेज पूरी डिलीट हो चुकी है। दोनों लूज होप हो जाते हैं। पहली बुक पब्लिश नहीं हो पाएगी, लेकिन कुकू खुद को संभालती है। दूसरे प्रिंटर को चुनती है जिसकी डेडलाइन 3 घंटे बाद है। पेज रीड्रॉ करने लगती है। फायर्ड अप होकर डेडलाइन में कंप्लीट कर लेती है। यूरी भी आगे बुक्स के लिए हार्ड वर्क करने का फैसला करती है। कुकू पेज भेज देती है ठीक 5 मिनट्स पहले। दोनों खुश हो जाती हैं। अगले दिन इवेंट के लिए एक्साइटेड हैं। सुबह यूरी कॉल करके कहती है कि इवेंट शुरू पड़ेगा। कुकू कहती है कोई हेल्प ढूंढ लूंगी। तभी वो निकिको को जूस पीते देखती है। निको सुनते ही हेल्प करने को रेडी हो जाती है, और ऑब्वियसली हीरो भी बॉडीगार्ड बनकर साथ आ जाता है। कुकू थोड़ा पैनिक हो जाती है। हीरो पूछता है क्या मैं यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इवेंट में मोस्टली विमेन हैं। कुकू कहती है प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि स्टॉल में सिर्फ 2 लोग खड़े हो सकते हैं। हीरो कहता है तो मैं आसपास घूम लूंगा। कुकू कहती है बस पास में रहना, कुछ मत करना। फिर स्टॉल पर जाती है और शॉक हो जाती है। बहुत ज्यादा बुक्स हैं। यूरी को टेक्स्ट करती है। पता चलता है यूरी ने गलती से 1000 बुक्स ऑर्डर कर दिए, 100 की जगह। कुकू रोने वाली हो जाती है। एक्स्ट्रा बुक्स रखने की जगह भी नहीं, लेकिन निको मैजिक से 10 में से 9 बॉक्सेस को मिनिएचर बना देती है। कुकू बॉक्स खोलती है और अपनी यूरी की हार्ड वर्क देखकर इमोशनल हो जाती है। निको कहती है आर्ट ग्रेट है, लेकिन एक पेज पर डायलॉग मिसिंग है। कुकू फ्रीक आउट हो जाती है। यूरी को टेक्स्ट करती है। यूरी सॉरी स्टिकर भेजती है। कुकू सोचने लगती है क्या नियर बाय स्टोर से डायलॉग प्रिंट करके पेस्ट कर दूं, लेकिन इतनी जल्दी 100 बुक्स पर नहीं हो पाएगा। निको फिर हेल्प करती है। परमानेंट मार्कर लेती है और मैजिक स्पेल से मिसिंग टेक्स्ट सही जगह प्रिंट कर देती है। प्रिंट ओरिजिनल जैसा लगता है, पेपर पेस्ट करने से कहीं फास्टर। कुकू बहुत ग्रेटफुल होती है। निको हीरो के पास भागती है ताकि पीस से बाकी पेजेस प्रिंट कर सके। कुकू काम हो जाती है। तभी लाइमलाइट आती है। वो भी आज अपनी बुक बेच रही है। दोनों बुक्स एक्सचेंज करती हैं।
लाइमलाइट कहती है जल्दी काम शुरू करो, स्टॉल के आगे क्यों लग गई है। मोस्टली ट्विटर फॉलोअर्स। कुकू खुश हो जाती है, तभी ऑर्गेनाइजर आता है, कहता है इतनी क्राउड हैंडल नहीं हो रही, दूसरी लोकेशन शिफ्ट करो, प्रीमियम स्पॉट मिलता है। कुकू जल्दी ही 50 बुक्स सेल आउट कर देती है। बहुत खुश होती है कि उसका वर्क लोगों तक पहुंचा। इसी बीच निको और हीरो के साथ इंटरेस्टिंग होता है। निको माइंडलेसली प्रिंट करती रहती है। अचानक फेस ऊपर करती है तो हीरो के हेयर वाइट हो चुके हैं। पता चलता है लेफ्ट हैंड मार्कर की जगह हीरो की तरफ थी। हेयर कलर इंक बनकर पेजेस पर चला गया। निको पैनिक होकर सॉरी कहती है। हीरो का रिस्पॉन्स भी कलर लूज कर चुका है। तभी कुकू बुक्स का बॉक्स लेने आती है। व्हाइट हेयर वाला हीरो देखकर कहती है लेटेस्ट ऑफिशियल मांगा के मेन कैरेक्टर जैसा लग रहा है। तुरंत स्कार्फ नेक पर लपेटती है और पोस्टर बॉय बना देती है। गर्ल्स हैंडसम कॉस्प्लेयर देखकर फ्लॉक हो जाती हैं। यूरी जब इवेंट पर पहुंचती है तो ह्यूज लाइन देखती है। जल्दी ही सारे बुक्स सेल आउट हो जाते हैं। घर जाते वक्त यूरी और कुकू डेज में है। पहले दिन इतनी सक्सेस की उम्मीद नहीं थी। सारे इश्यूज के बावजूद सेल आउट हुआ। निको और हीरो भी उनके लिए हैप्पी हैं। हीरो के हेयर में थोड़ा कलर आया है, लेकिन निको ने फिर मैसअप किया। कॉफी से कलर दिया तो ब्लैक ना मोमेंट। कुछ दिन बाद हीरो और दोस्त स्कूल के एनुअल फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। 2 हफ्ते बाद है। निको बताती है क्लास प्रेजेंटेशन का आइडिया डिस्कस कर रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। सब एक्साइटेड हैं। हीरो उंगली लिख करके हवा में रखता है वेदर चेक करने। दोस्त पूछते हैं क्या कर रहा है। हीरो कॉन्फिडेंटली कहता है कल मैं इन्हें फाइनली वॉश करने वाला हूँ। दोस्त कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कहते हैं तू तो रोज लॉन्ड्री करता है। हीरो पिक्चर दिखाता है 1947 वाली विंटेज डेनिम्स। 1 साल से स्ट्रेट पहन रहा हूँ, कल सेकंड टाइम इनकी लाइफ साइकिल में वॉश करूंगा। सब शॉक हो जाते हैं। फिर निको रियलाइज करती है कि उसे समझ ही नहीं आया हीरो क्या बोल रहा है। घर पहुंचते ही मोरी अपनी डेनिम निकालता है और बोलता है कि उसने इन्हें सिर्फ 1 बार धोया है और कल दूसरी बार धोने वाला है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मोरी तो इनमें सबसे ज्यादा हाइजीनिक लड़का है। केन को और ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि पहली बार उसने कब धोया था। मोरी कहता है कि ये तो ऑब्वियस है, जीन्स खरीदते ही सबसे पहले धोया था ताकि क्लोथिंग स्टार्च निकल जाए। फिर वो इन लोली पेजेंट्स को डिटेल में समझाने लगता है जिन्हें टेस्ट ही नहीं है। कहता है कि ये जीन्स रॉ डेनिम से बने हैं जो बिक्री से पहले कभी वॉश नहीं किए जाते। पहनने वाले को खुद पानी से 1 बार धोना पड़ता है ताकि थोड़ा श्रिंक हो जाए, फिर जितना हो सके बिना धोए पहनते रहो। मोरी बोलता है नॉर्मीज 3 महीने बाद धोते हैं जीन्स, लेकिन रियल हार्डकोर प्रोज तो जीन्स की पूरी लाइफ में 1 भी बार नहीं धोते। दोस्त और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। को रोकता है क्योंकि उसे पता है मोरी अगर अपने फेवरेट चीज पर बात शुरू कर दे तो घंटों लेक्चर दे सकता है। को चुप रह जाता है, लेकिन मिहारू को मेमो नहीं मिल पाता। वो पूछ ही बैठता है और बताओ ना इन जीन्स के बारे में। मोरी ओवर एक्साइटेड हो जाता है और सबको विंटेज फैब्रिक्स की नॉलेज शेयर करने लगता है। केन और बाकी लोग बहाने बनाते हैं कि काम है, लेकिन मोरी सबको रोक लेता है। सबको फायदा होना चाहिए उसकी एक्सपर्टीज से। वो लेक्चर शुरू करता है डेनिम कैसे वेयरर के हिसाब से रिंकल होती है और उन फोल्ड्स को विस्कर्स कहते हैं। विस्कर्स की वजह से पीक्स पर कलर निकल जाता है, अंदर कलर रह जाता है और डेनिम एंथुजियास्ट्स को यही सबसे ज्यादा पसंद आता है। सब बोर हो रहे हैं, वो अलग अलग टाइप्स के विस्कर्स बताता रहता है। मिहारू बोलता है बस करो, अब नहीं सुनना। फिर भी वो पूछ ही लेता है फिर जो जीन्स पहले से विस्कर्स और कलर फेड के साथ आती हैं वो क्यों नहीं खरीद लेते। मोरी का मूड बदल जाता है। वो आर्टिफिशियली एज्ड जीन्स को नीचा दिखाता है, कहता है ये उस जॉय से कंपेयर नहीं हो सकती जो अपने बॉडी के हिसाब से जीन्स ट्रेन करने में आती है। सालों तक पहनने के बाद जो शेप बनती है वो रियल जीन्स कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। ये सुनकर के क्यूरियस हो जाता है और पूछता है फिर सेकंड हैंड जीन्स क्यों नहीं खरीद लेते। मोरी कहता है अच्छा सुझाव है, लेकिन उस केस में तो किसी और की लाइफ पहन रहे होंगे। केन को अब और फ्रस्ट्रेशन हो रही है जितना वो समझ रहा है। को उसे झटका देता है संभल जा। तभी मोरी अपनी जीन्स पर एक टीयर दिखाता है जो वुल्फ से फाइट करते वक्त आई थी। अचानक को भी स्टोरी में इंटरेस्टेड हो जाता है। मोरी कहता है जीन्स पर सारे स्कार्स और टीयर्स वेरर की लाइफ स्टोरी बताते हैं। हर किसी को कम से कम 1 बार अपनी जीन्स खुद ट्रेन करनी चाहिए। लड़के अब एक्साइटेड हो जाते हैं कि अपनी जीन्स लेंगे और ट्रेन करेंगे, लेकिन निको सबको डिसअपॉइंट कर देती है। अगले दिन मोरी जीन्स धोता है और कहता है अब विस्कर्स सेट हो गए हैं, अब बस रेगुलरली पहनना है और ज्यादा बार धोना है ताकि फेडिंग बढ़े। अचानक निको को आइडिया आता है। वो मोरी से कहती है मेरे पास एक स्पेल है जिससे तुम्हारी जीन्स जल्दी वेयर आउट हो जाएंगी और विस्कर्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे। वो तुरंत डॉपलगैंगर स्पेल मोरी पर कास्ट करती है। एक व्हाइट क्लोन है और तुरंत स्क्वाट्स करने लगता है। निको कहती है इससे तुम्हारी जीन्स जल्दी डिजायर्ड लेवल की फेडिंग पा लेंगी। मोरी सोचता है क्लोन को फोर्स करना अनफेयर है। निको कहती है इसमें पर्सनैलिटी नहीं है, पेन नहीं महसूस करता, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर्स नहीं फॉलो कर सकता, लेकिन सिंपल मोशंस बहुत आसान हैं इसके लिए। वो क्लोन को कहती है अपनी पेस से एक्सरसाइज करो, थक जाओ तो ब्रेक लो।
क्लोन हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन क्लोन में भी मोरी की स्टैमिना है तो वो थकता ही नहीं। पूरी रात स्क्वाट्स करता रहता है और सुबह तक जीन्स फट जाती हैं। अगली सुबह मोरी को पता चलता है तो वो डेवस्टेटेड हो जाता है। निको माफी मांगती है, लेकिन मोरी कहता है ठीक है, जबकि उसका चेहरा साफ बता रहा है कि वो अपसेट है। वो डिसअपॉइंट होकर अपने रूम चला जाता है। सब वरिड हो जाते हैं। लड़के निको से पूछते हैं, रिपेयर स्पेल से जीन्स ठीक नहीं कर सकती? निको कहती है, ये मोरी के लिए इमोशनल और फाइनेंशियल वैल्यू वाली चीज है। शायद इतने वैल्यू की चीज हमारे पास नहीं होगी रिपेयर करने के लिए। अचानक मिहारू को आइडिया आता है। वो एक पुरानी सुपर वोन आउट जीन्स लाता है और कहता है, पापा ने कहा था मोरी को देना। अगर इसे रिपेयर करके मोरी को दे दें तो वो खुश हो जाएगा। निको एग्री करती है। वो अपनी एक ड्रेस के बदले जीन्स रिपेयर करती है और मोरी को दे देती है। मोरी तुरंत इंस्पेक्ट करने लगता है। सब क्यूरियसली देखते हैं। वो जीन्स को स्निफ करता है और नोज ब्लीड हो जाता है। दोस्त पैनिक हो जाते हैं। मोरी बताता है, ये 1947 वाली सुपर रेयर जीन्स है। फ्रेश कंडीशन में इसकी प्राइस 1 मिलियन येन तक जा सकती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। वे कहते हैं, बेच दो, बेहतर होगा। लेकिन मोरी मना कर देता है, ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा। उस रात सब डेटिंग को पूछती है, क्या तुम लोगों ने कभी किसी लड़की को डेट पर ले गए हो? ये सवाल सुनते ही रूम का मूड किल हो जाता है। सब साई करने लगते हैं। किसी ने कभी डेट नहीं की। फिर ग्लूमी मूड कंपटीशन में बदल जाता है। सब क्लेम करने लगते हैं कि वो परफेक्ट डेट प्लान कर सकते हैं। डिबेट स्टेलमेट में पहुंच जाता है। निको को क्रिंज लगने लगता है। तभी मोरी बोलता है, बातों से कुछ नहीं होगा, वो प्रूव करेगा कि वो बेस्ट है। वो तुरंत निको से कहता है, कल हम डेट पर जा रहे हैं। निको को रिएक्ट ही नहीं पता चलता। गुड न्यूज है ये। अगले दिन निको एक्साइटेड है, सोचती है मोरी कोई सरप्राइज देगा, लेकिन मोरी तुरंत आइटिनरी दे देता है। निको शॉक्ड, मतलब कोई सरप्राइज नहीं? वो डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर देखती है कि मोरी ने बहुत सारी चीजें स्केड्यूल की हैं। कहता है, जल्दी चलो, नहीं तो लंच रिजर्वेशन मिस हो जाएगा। वे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। निको पहले से टायर्ड है क्योंकि मोरी के पीछे भागना पड़ा। वेट्रेस मेन्यू लाती है। निको ग्रेटन ऑर्डर करती है, जो बनाने में टाइम लगता है। मोरी कहता है, कुछ और ऑर्डर करो, नहीं तो मूवी मिस हो जाएगी। निको पिस्ट हो जाती है। उसे लगता है डेट स्कूल फील्ड ट्रिप बन गया है। मोरी का आइडिया अच्छा डेट का यही है, लेकिन ये तो ऑपोजिट इफेक्ट कर रहा है। लंच के बाद निको कहती है, फूड बहुत अच्छा था। मोरी अग्री करता है, हमेशा से यहीं ले जाना चाहता था तुम्हें। निको टेकन अबैक हो जाती है। फिर मूवी के बारे में पूछती है। मोरी बताता है, बैटलशिप पोटेम्किन। निको सोचती है शायद क्यूट एनिमे मूवी होगी। मोरी कहता है 1925 की रिमास्टर्ड रशियन प्रोपेगेंडा मूवी है। मूवी मेकिंग कल्चर को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। टिकट्स रिजर्व्ड हैं, चेंज नहीं हो सकता। निको को मूवी देखनी पड़ती है, जो वो समझ भी नहीं पाती। मोरी देखता है वो एग्जॉस्टेड है। माफी मांगता है, मास्टरपीस है, सोचा तुम्हें देखना चाहिए। निको कहती है, अच्छी मूवी थी, खुद से नहीं देखती। मोरी खुश हो जाता है। अब निको समझ जाती है मोरी डेट पर क्या करना चाहता है। वो सीरियस और पर्टिकुलर है चीजों के बारे में। अपने इंटरेस्ट शेयर करना चाहता है, लेकिन अपनी चॉइसेस पर ओवर कॉन्फिडेंट है। दूसरी की पर्सपेक्टिव नहीं सोचता। थोड़ी देर बाद मोरी कहता है, अब कैफे जा रहे हैं। निको एक्साइटेड हो जाती है, सोचती है बेस्ट पार्ट होगा, लेकिन क्यूट कैफे की जगह ऑथेंटिक कॉफी शॉप है। एक मैग्निफिसेंट मस्टाश वाला बरिस्ता सामने कॉफी बनाता है। मोरी कॉफी के फ्लेवर में खो जाता है, बरे भी नहीं पाती। कॉफी उसके लिए बहुत बिटर है, लेकिन वो सब फॉरगिव कर देती है क्योंकि मोरी एंजॉय कर रहा है। फिर म्यूजियम विजिट नेक्स्ट है आइटिनरी में। निको देखती है मोरी बहुत टायर्ड लग रहा है। वो कहता है, रात भर प्लान बनाते रह गया, लेकिन मैनेज कर लूंगा। मैनेज नहीं कर पाता। ट्रेन में बैठते ही सो जाता है। जब आंख खुलती है, लास्ट स्टेशन आ चुका है। निको माफी मांगती है, तुम्हें सोता देखकर मैं भी सो गई। मोरी पैनिक करता है, कुछ चीजें मिस हो गईं, लेकिन हरी करें तो रेस्टोरेंट रिजर्वेशन बना सकते हैं। निको को अब काफी हो चुका है रशिंग का। वो कहती है, अब सेटिस्फाइड हूं। मोरी डिसअपॉइंट हो जाता है, सोचता है वो बोर हो गई। लगता है बाकी लड़के सही थे, वो ओवर कॉन्फिडेंट और पुशी है। निको कहती है, सच में एंजॉय किया डेट। उसकी चीजें एक्सपीरियंस करके मजा आया, लेकिन इतना गंग हो होने की जरूरत नहीं थी। मोरी मूव्ड हो जाता है, फिर तुरंत रेस्टोरेंट रिजर्वेशन कैंसिल कर देता है। निको कहती है, पास के कन्वीनियंस स्टोर में डिनर कर लेंगे। खाना खाकर वे सिटी लाइट से दूर जाकर स्टार्स देखते हैं। कुछ दिनों बाद मोरी की क्लास निको को डाउट है प्लान काम करेगा या नहीं। स्पेल्स बहुत क्वर्की हैं, लेकिन मोरी कॉन्फिडेंट है। प्लान करता है, निको को कर्टन के पीछे रखेंगे, मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बनेगा। स्पेशल पावर्स से पहले अनइंटरेस्टेड लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं। को लगता है मोरी सही है, लेकिन क्लास में एक पिटिफुल लूजर अभी भी खुश नहीं। कुजो नाम का लड़का कहता है, निको लूजर्स को टेम्पररी एबिलिटी देकर उन्हें कम बैड फील करा रही है। ये बस अपनी स्पेशल टैलेंट पर प्राउड होना है, शायद अनवांटेड हेट मिले। मोरी कहता है, एग्री करता हूं, लेकिन अगर किसी ने निको को हार्म करने की कोशिश की तो क्रश कर दूंगा। कुजो डर जाता है और मुंह फेर लेता है।
तभी फेस्टिवल कमेटी वाले आते हैं। फ्लोटिंग स्टूडेंट्स देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। पूछते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी में भी यही कर सकती हो? ऑसम होगा। निको रिक्वेस्ट ठुकरा नहीं पाती। मोरी खुश है, निको सबकी फ्रेंड बन रही है। उसी दिन डिनर के समय केन को हॉन्टेड कैफे का पता चलता है। निको पूछती है, तुम्हारी क्लास क्या कर रही है फेस्टिवल में? केन को याद आता है, कॉमेडी स्कीट करने को कहा था। वो तुरंत मोरी से हेल्प मांगता है, क्योंकि मोरी कॉमेडी फैन है, सबको आइडिया पसंद आता है। लेकिन कॉमेडी को लाइटली मत लो, इंसल्ट करने लगता है। नूब हो, एमेचर भी नहीं। ऐसे लोग कॉमेडी करने की कोशिश करें तो सबसे क्रिंज होते हैं। केन टेकन अबैक हो जाता है, डिसाइड करता है कॉमेडी छोड़ देता हूँ। निको बिजी है, हेल्प नहीं कर पाएगी। तभी मिहारू इशारा करता है, को अटेंशन ग्रैब कर रहा है। वो कॉमेडी एक्ट में पार्ट लेना चाहता है। केन उसे शूट डाउन करता है, तू फनी नहीं है। को हर्ट हो जाता है, बेग करता है, प्लीज पार्ट लेने दो, फनी बनना चाहता हूँ। केन के पास चॉइस नहीं, वो उसे टैग अलोंग होने देता है। शॉर्ट एक्ट तैयार करते हैं। निको और मिहारू इंप्रेस हो जाते हैं। मोरी भी पासिंग मार्क्स देता है। ये सबसे बड़ा तारीफ था के और केओ के लिए। लेकिन हीरो को लगता है कि उनकी एक्ट में कुछ सुधार हो सकता है। सबसे पहले वो केओ से कहता है कि तू जैसा टिपिकल पोजर है वैसा ही एक्ट कर, क्योंकि वो फनी लगेगा। फिर वो कहता है कि उनके रूटीन में और जोक्स डालने चाहिए, और उसके पास पहले से कुछ आइडियाज भी हैं। निको और मिहारू देखते हैं कि हीरो हमेशा की तरह प्रोड्यूसर बन जाता है। मटेरियल को रीवर्क करने के बाद हीरो कॉमिक ड्यूओ को पार्क में ले जाता है, जहां लाइव क्राउड के सामने प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से वो बेहतर होते जाते हैं और हीरो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन आखिरी दिन केन प्लान से आगे निकल जाता है और क्राउड से और ज्यादा हंसी लेने के लिए इडियट बनकर एक्ट करता है। हीरो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो केन से कहता है कि मटेरियल से चिपक कर रहा, अगर तू कॉमेडी को सीरियसली नहीं लेगा तो खुद एक जोक बन जाएगा। हीरो ऐसे कहकर चला जाता है और केन को समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। तभी दो क्यूट गर्ल्स आती हैं और के और कौ से बात करती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें उनकी कॉमेडी बहुत पसंद आई। वे सुन चुकी हैं कि स्कूल फेस्टिवल में भी यही रूटीन करने वाले हैं। वे पूछती हैं कि स्क्रिप्ट कैसे बनाया और क्या हीरो भी उनके ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन दोनों मिनट्स ऑफ फेम नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वे कहते हैं कि सिर्फ हम दोनों हैं। केओ हमेशा की तरह पोजिंग करता हुआ कहता है कि हम बिना प्लान के शुरू करते हैं और नेचुरली मटेरियल बन जाता है। केन इडियट बनकर एक्ट करता रहता है। गर्ल्स इंप्रेस हो जाती हैं और उन्हें गुड लक कहती हैं, जिससे उनकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाती है। बाद में केओ केन से कहता है कि उसकी कॉमेडी का टेस्ट बहुत नीचे है। वो अंडरग्राउंड कॉमेडी आर्टिस्ट्स को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उनके जोक्स शार्प होते हैं और ऑडियंस को पियर्स करते हैं। वो भी वैसा ही बनना चाहता है। केन पूरी तरह अग्री करता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि जोक्स उनकी ट्रू पर्सनैलिटी को दिखाने चाहिए, फिक्स्ड स्क्रिप्ट की बजाय। केओ ये कहता है कि स्क्रिप्ट पूरी तरह डिच कर दो और जैसा हम नॉर्मल में हैं वैसा एक्ट करो। अगर सिर्फ एक भी पर्सन हंसेगा तो हम ट्रू कमेडियंस बन जाएंगे। दोनों इस चेंज पर अग्री कर लेते हैं, हीरो की साफ वार्निंग को इग्नोर करके कि लिब मत डालना। अगले दिन स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है। निको के मैजिक की वजह से हॉन्टेड कैफे बहुत क्राउड पुलर बन जाता है। वो खुश होती है और हीरो वगैरह को चेक करने जाती है, लेकिन शॉक हो जाती है जब पता चलता है कि को और केन ने हीरो को ग्रुप से फायर कर दिया। हीरो बहुत गुस्सा होता है और सल्क करने लगता है। वो निको से कहता है कि ये दो मोरॉन्स कुछ गर्ल्स की तारीफ से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अब वो उसे कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते। हीरो को गुस्सा इस बात पर है कि स्क्रिप्ट उन्हें ऐसे किसी की जरूरत है जो कॉमेडी सच में समझता हो। वो हॉल की तरफ जाता है जहां परफॉर्मेंस होने वाली है। निमू भी वहां निको के साथ पहुंच जाती है। तीनों हॉल में जाते हैं। पता चलता है कि केन और को का कॉमिक रूटीन ओपनिंग एक्ट है। वे अपना टीम इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्लैक डार्कनेस इन द अबिस ऑफ द यूनिवर्स। हीरो समझ जाता है कि ये लोग पूरी तरह रेल से उतर चुके हैं। केन और को स्टेज पर आते हैं, कॉन्फिडेंट कि उनका नेचुरल सेल्फ लाफ्स दिलाएगा। वे सुपर एरोगेंट और कॉन्फिडेंट वर्जन में एक्ट शुरू करते हैं। निको समझ जाती है कि ये लोग लिब कर रहे हैं, जो बहुत बैड है। उनका एक्ट सेंसलेस लगता है। निको हीरो से कहती है कि उनके फ्रेंड्स मुसीबत में पड़ने वाले हैं, लेकिन हीरो की आंखें डार्क और लाइफलेस हो चुकी हैं। जब वो इंटरेस्टेड नहीं होता तो ऐसा होता है। निको समझ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कॉमेडी एक्ट बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। को केन के लाउड स्नोरिंग पर जोक मारता है जो लैंड ही नहीं होता, तो नहीं कर पाता। दोनों स्टेज पर बिकरिंग करने लगते हैं। ऑडियंस डिसअपॉइंटेड हो जाती है। हीरो से ज्यादा डिसअपॉइंटेड कोई नहीं है। फेल्ड एक्ट के बाद निको और हीरो फेस्टिवल कमेटी के पास क्लोजिंग सेरेमनी की रिहर्सल के लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स मिनी कासल में फ्लाइंग की कोरियोग्राफी रिहर्स कर रहे हैं। हीरो सोचता है कि उसके बिना भी सब ठीक चल जाएगा। वो ब्रेक लेने वाला होता है, तभी प्रेसिडेंट टेनरियो अचानक अटैक करता है। हीरो बच जाता है। टेनरियो तुरंत एक नोट देता है जो स्टूडेंट काउंसिल को मिला था। नोट में लिखा है कि क्लोजिंग सेरेमनी के दिन मैजिक से क्राइम होगा। हीरो नोट को घर ले जाता है और फ्रेंड्स के साथ एनालाइज करता है। केन डरता है कि कोई वॉरलॉक अटैक करने वाला है, लेकिन हीरो नहीं मानता। उसके हिसाब से कोई इतना स्टूपिड या ब्रेव नहीं होगा कि एडवांस में नोट भेजे।
शायद कोई मैजिक से एक्सीडेंट क्रिएट करे और निको पर ब्लेम डाले, या लोगों को हर्ट करके दिखाए कि मैजिक डेंजरस है। हीरो कहता है कि उसने स्कूल चेक किया लेकिन सस्पिशियस कोई नहीं मिला, फिर भी नोट में साफ लिखा है कि सेकंड डे पर क्राइम होगा, इसलिए रेडी रहना चाहिए। वो अनाउंस करता है कि कल निको से मैजिक इस्तेमाल नहीं करने को कहेगा। सब पैनिक हो जाए। हीरो कहता है कि उसकी सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है, एनिमी किस तरह का मैजिक इस्तेमाल करेगा पता नहीं, इसलिए विथड्रॉ करना चाहिए। को गुस्से में आ जाता है। वो हीरो से कहता है कि ये तेरा डिसीजन नहीं है, मैं निको की मदद के लिए ग्रुप में आया क्योंकि उसने मेरी मदर का इलाज किया। मेरे लिए निको जो चाहे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हीरो और केओ में आर्ग्यूमेंट होता है लेकिन केन दोनों को रोकता है। वो को से अग्री करता है, निको को अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने देना चाहिए। मिहारू हीरो से कहता है कि थोड़ा ट्रस्ट करो, हम चारों निको के फेमिलियर्स हैं और उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। केन और को कहते हैं कि सब मिलकर गार्ड करेंगे तो निको कंप्लीटली सेफ रहेगी। अगले दिन फेस्टिवल नॉर्मल चलता है लेकिन अटैकर निको को स्टॉक करता रहता है। वो निको से जेलस है क्योंकि वो हर जगह मैजिक फ्लॉन्ट करती है। उसके दिमाग में है कि जब मैजिक से क्राइम होगा तो निको मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। हीरो निको के पास जाता है। वो कैफे और क्लोजिंग सेरेमनी प्रेपरेशन में बिजी है। हीरो पूछता है मजा आ रहा है? निको कहती है बहुत मजा आ रहा है। हीरो संतुष्ट हो जाता है। तभी कमेटी प्रेसिडेंट निको को ले जाने आती है। हीरो तुरंत बाकी फेमिलियर्स को कांटेक्ट करता है, अलर्ट रहो, एनिमी निको के मैजिक इस्तेमाल के समय मूव करेगा। निको कमेटी मेंबर्स पर फेस थ्रू वॉल का स्पेल कास्ट करती है लेकिन एक मेंबर अचानक चला जाता है। तभी को की क्रोज एक मास्क्ड गाय को क्लासरूम में बेसबॉल बैट घुमाते देखती हैं। वो हीरो को अलर्ट करती हैं। हीरो को डिस्पैच करता है जो वुल्फ बनकर कल्प्रिट को पकड़ने दौड़ता है। वुल्फ देखता है कि गाय वॉल से गुजर रहा है। नेमू कहती है कि उसे कल का कॉमेडी एक्ट बुरा नहीं लगा। वुल्फ कहता है ये बात को बता देना, फिर चेस जारी रखता है। मास्क्ड कल्प्रिट म्यूजिक रूम में घुसकर हाइड एंड सीक खेलने की कोशिश करता है लेकिन वुल्फ की शार्प नोज से बच नहीं पाता। वो नीचे फ्लोर पर कूद कर भागता है। लकी मिहारू वहां पहले से है। वो कल्प्रिट का पीछा करता है। कल्प्रिट बलून से भरे रूम में घुसता है। मिहारू कहता है कि सोड इस्तेमाल नहीं कर सकता वरना बलून आर्टवर्क खराब हो जाएगा। कल्प्रिट खुश होता है लेकिन वैम्पायर बॉय साइच कहकर बलून्स के गैप से अटैक करता है। वो कल्प्रिट का शर्ट फाड़ देता है लेकिन वो फिर भागता है रूफटॉप की तरफ। मिहारू केन को बताता है। केन फैंसी पाकर मूव से रूफटॉप पर मारने की कोशिश करता है। कल्प्रिट लड़खड़ाता है और एक जायंट स्फीयर डिसलॉज हो जाता है। स्फीयर नीचे गिरने लगता है, लोग क्रश होने वाले हैं लेकिन हीरो टाइम पर पकड़ लेता है। केन डिस्ट्रैक्टेड होता है तो कल्प्रिट नीचे फ्लोर में स्लिप हो जाता है। हीरो केन से कहता है क्रोज भेजो। क्रोज कल्प्रिट को डेड एंड में कॉर्नर कर देते हैं। हीरो वहां पहुंचता है, कहता है मेरे फ्रेंड्स हर फ्लोर पर हैं, पीछे सिर्फ हवा है, सरेंडर कर दे। मास्क उतारने जाता है और कूजो का नाम चिल्लाता है क्योंकि उसे यकीन है कि वो ही है लेकिन तभी असली कूजो पीछे के रूम से निकलता है। हीरो शॉक हो जाता है कि मोस्ट ऑब्वियस सस्पेक्ट क्रिमिनल नहीं था। कल्प्रिट इस चांस में वॉल से गुजरकर स्विमिंग पूल में गिरता है लेकिन फुट फ्लोर में स्टक हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि ब्रेथ होल्ड करने से फुट फ्लोर से पास थ्रू हुआ, अब बाहर नहीं निकल पा रहा। सरफेस तक स्विम करने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेथ खत्म हो जाती है, लगता है मर जाएगा। तभी हीरो पूल के बॉटम में पंच मारता है और कल्प्रिट को फ्री करता है। रेस्क्यू करके मास्क उतारता है तो शॉक, ये फेस्टिवल कमेटी का हजीमे है। फेस्टिवल नॉर्मल चलता रहता है। क्लोजिंग सेरेमनी भी सब बॉयज देखते हैं। हीरो बताता है कि हजीमे ने क्या कहा। वो जेलस था क्योंकि सबने उसके प्लान को इग्नोर करके निको से हेल्प मांगी, इसलिए निको को हर्ट करना चाहता था। हीरो सबको थैंक करता है। उसने रियलाइज किया कि सिर्फ निको को डेंजर से शील्ड करना नहीं, वे उसके फ्रेंड्स भी हैं जो उसकी ग्रोथ सपोर्ट करें। फिर सब नीचे आते हैं। हीरो निको की तरफ जाता है और कहता है आज तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन यहीं पर वीडियो खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वॉचिंग के लिए थैंक्स। Thank you for watching. Please support by subscribing to the channel.